आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। कल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था रेमिटेंस टू इंडिया लाइकली टू डिक्लाइन बाय 23%। यानी इस वर्ष 2020 में पिछले वर्ष की अपेक्षा जो रेमिटेंस भारत में आते हैं उसमें 23% की गिरावट दर्ज की गई है। अब ये रेमिटेंस होते क्या हैं? जैसे मानिए भारत का अगर कोई नागरिक हो, वो विदेश में जाकर 2 साल रहे और वहाँ पे जाके इनकम प्राप्त करे, यानी आय प्राप्त करे। अब वहाँ से इनकम करने के बाद वो इंडिया में अपने परिवार को जो धन भेजेगा उसे ही सिंपल सी भाषा में कहेंगे रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी धन प्रेषण, यानी किसी भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में जाकर आय प्राप्त करके अपने देश में धन भेजना क्या कहलाता है? धन प्रेषण कहलाता है, यानी रेमिटेंस कहलाता है। अब इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोविड-19 के चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जैसे भारत में ही लॉकडाउन 1 महीने के लिए था, उसके बाद से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस लॉकडाउन के साथ साथ पूरी तरीके से यात्राओं को बैन कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। अब इन सभी चीज़ों के बंद होने की वजह से अगर सबसे अधिक इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है तो वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिला है कि एम्प्लॉयमेंट में भारी मात्रा में कमी देखी गई है। अब इस वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जैसे जेनोफोबिक। और अगर इस आर्टिकल को और आप कई पेज में और पढ़ें तो आप एक और शब्द आपको मिल जाएगा, रेसिज्म। रेसिज्म शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जेनोफोबिक का मतलब ये होता है किसी विदेशी नागरिक को पसंद न करना। अब ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे किसी विदेशी नागरिक को प्रयोग न करने की बात कहाँ से, पसंद न करने की बात कहाँ से आ गई? तो उसके लिए समझिए, जैसे अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद होगा क्या? पूरे देश में मंदी रहेगी, रोज़गार ना के बराबर रहेगा। तो कोई भी देश वो ये सोचेगा कि एक तो रोज़गार है नहीं, तो रोज़गार किसी विदेशी नागरिक को न देकर किसी अपने देश के नागरिक को यहाँ पे रोज़गार दिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जेनोफोबिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब रेसिज्म पे आते हैं। रेसिज्म शब्द का प्रयोग वर्ल्ड बैंक ने इसलिए किया है कि आगे कुछ महीनों तक हो सकता है कि चाइनीज़ लोगों को या चीन के लोगों को कुछ हद तक रेसिज्म का शिकार होना हो। यानी रेसिज्म का मतलब यही होता ही है कि किसी खास नस्ल या किसी खास शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति से हेट करना, यानी उससे भेदभाव करना रेसिज्म कहलाता है। ठीक है, ये है। तो हो सकता है चाइनीज़ लोगों को कुछ महीनों तक ऐसे भेदभाव का शिकार होना पड़े। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है कि 23% भारत की धन प्रेषण में कमी आएगी, ये तो प्रतिशत की बात है। अब थोड़ा नंबर्स में समझते हैं। अगर इस 23% को देखा जाए तो भारत में इस वर्ष $64 बिलियन रेमिटेंस के रूप में आएंगे। जो पिछले वर्ष यही रेमिटेंस भारत में $83 बिलियन आया था। यानी इस वर्ष भारत में $19 बिलियन की कमी आई है रेमिटेंस के रूप में। ठीक है, अब ये नहीं कि रेमिटेंस है सिर्फ भारत में ही कमी दर्ज किया गया है, पूरे विश्व जगत में, पूरे विश्व पटल पर 20% की गिरावट देखी गई है धन प्रेषण के रूप में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जीडीपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है धन प्रेषण की, यानी रेमिटेंस की। ठीक है, अब कुछ अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से लाया गया ग्राफ है। जैसे यहाँ पे ये जो येलो ग्राफ है, ये जो पीले रंग की ग्राफ है, ये बता रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे धन प्रेषण कितना आता है। जैसे भारत में 2019 की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो $83.1 बिलियन भारत में धन प्रेषण आया था। वहीं पाकिस्तान में $22.5 बिलियन धन प्रेषण आया था। वहीं बांग्लादेश में 18.3, नेपाल में 8.1। यानी ये येलो लाइन ये बताती है कि भारत के पड़ोसी देशों में कितना धन प्रेषण आता है। और यहीं ये ब्लू लाइन की जो पट्टियाँ हैं, ये ग्राफ है, वो ये दर्शाता है कि किसी देश में धन प्रेषण जो आता है वो उस देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत है। यानी देखिए, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे नेपाल को लीजिए, यानी नेपाल 27.3% जो धन प्रेषण है उसके टोटल जीडीपी का ये इतना परसेंट नेपाल में क्या आता है? धन प्रेषण आता है, यानी लगभग 28% के बराबर। यानी आप ये कह सकते हैं कि नेपाल एक धन प्रेषण पे आधारित एक देश है, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर एक देश है। वहीं दूसरा पाकिस्तान को देखिए, तो पाकिस्तान का जो जीडीपी में योगदान है धन प्रेषण का, वो लगभग 8% के बराबर है। अगर किसी देश के जीडीपी में एक क्षेत्र का इतना योगदान हो तो बहुत बड़ा अमाउंट कहते हैं। यानी पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक
धन प्रेषण पर निर्भर रहने वाला एक देश है। अब आगे बढ़ते हुए भारत तक जाते हैं। भारत में देखिए, भारत में ये नंबर बहुत कम दिखा रहा है, प्रतिशत 2.8% ही दिखा रहा है। यानी भारत के अन्य पड़ोसी देशों की अपेक्षा धन प्रेषण के रूप में भारत को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर भारत को अकेले देखें तो भारत में 19 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है भारत को। अब ये नुकसान भारत को पड़ोसी देशों की अपेक्षा क्यों नहीं दिख रहा है? वजह ये है क्योंकि भारत की जीडीपी इन सभी पड़ोसी देशों की अपेक्षा भारत की जीडीपी बहुत ही अधिक है, इसलिए भारत को ये नुकसान थोड़ा दिखने में कम लग रहा है, लेकिन है नुकसान ज़्यादा। बस अगर कंपेयर किया जाए पड़ोसी देशों की अपेक्षा तो भारत का ये नुकसान प्रतिशत के मामले में काफ़ी कम दिखेगा। तो ये था वर्ल्ड बैंक का एक आर्टिकल जिससे संबंधित हमने उसे पूरा डिटेल एनालिसिस किया। अब आप सोच कर ये बताइए कि आखिर ये नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट में लिखें और ये बताएं कि आगे आखिर करंट में या किसी भी सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक बताया जाए, वो कमेंट में नीचे बताया करें।